नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनी के बारे में। तो क्या है नॉमिनी? नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे चुना जाता है किसी खाते, संपत्ति या पद के लिए। बैंक में खाता धारक द्वारा नॉमिनी ऐड किया जाता है ताकि अगर किसी कारणवश अचानक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद खाते में पड़ा पैसा राशि उस नॉमिनी को दे दिया जाता है। खाता धारक द्वारा उसी भरोसेमंद आदमी को नॉमिनी चुना जाता है जिस पर ज्यादातर वो भरोसा करता है, जैसे कि उसका जीवन साथी या उसके बच्चे, माता पिता या बहन भाई। इनके अलावा कोई अन्य रिश्तेदार है तो उन्हें भी यहां पर नियुक्त किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है, खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसा जो नॉमिनी को मिलता है, नॉमिनी वो अपने पास रख लेता है, उसे अपनी संपत्ति मानने लग जाता है, जबकि उस खाता धारक के और अन्य भी रिश्तेदार होते हैं। अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है, बड़े बेटे को नॉमिनी के रूप में रखा जाता है, तो बड़ा बेटा जब पैसा मिलता है तो वो पैसा अपने पास रख लेता है, उसे और रिश्तेदारों में नहीं बांटता, जबकि वहां पर उसके माता पिता, जो पुत्र है जिसकी मृत्यु हुई है, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके छोटे बेटे भी है, जो अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में यहां पर समय लग जाता है इन मामलों को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों, कई लोगों को गलतफहमियां होती है, भ्रम होता है कि नॉमिनी एकमात्र हकदार होता है जो संपत्ति उसे मिली है, बैंक द्वारा जो पैसा उसे दिया गया वही उस संपत्ति का मालिक है, इकलौता मालिक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कानून की नजर में नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर है, एक ट्रस्टी है, उस पैसे की देखभाल करता है और असली उत्तराधिकारी तक पैसा पहुंचाने तक की उसकी जिम्मेदारी होती है। वो खुद भी एक उत्तराधिकार हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा उसका नहीं होता। दोस्तों, सरकार द्वारा अब नया नियम लाया गया जिसके तहत उत्तराधिकार को बैंक द्वारा पैसा दे दिया जाएगा। नॉमिनी अब हकदार नहीं होगा, यानी नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, या नॉमिनी को पैसा मिलेगा लेकिन पूरा पैसा उसका नहीं होगा। दोस्तों, एक नया कानून यहां पर व्यवस्था रखी गई है जिसके तहत अब नॉमिनी हकदार नहीं होगा, यानी बैंक द्वारा नॉमिनी को पैसा नहीं दिया जाएगा। जो असली उत्तराधिकार है उनको ही पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कौन है असली उत्तराधिकार और क्या है नियम उत्तराधिकार के, उत्तराधिकार और नॉमिनी में क्या अंतर होता है, और नॉमिनी के कुछ एक्सेप्शन भी है जहां पर उत्तराधिकार नॉमिनी को ही माना गया है, यानी नॉमिनी एकमात्र हकदार माना जाएगा। कौन से ऐसे केस है जिसमें यह माना जाएगा, आइए जानते हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो में। क्या है नई व्यवस्था, क्या है नया कानून जिसके तहत अब नॉमिनी को बैंक द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, नॉमिनी हकदार नहीं होगा। केवल नॉमिनी हकदार नहीं होगा, यहां पर जो उसके उत्तराधिकार है उनको यहां पर पैसा दिया जाएगा, वही असली हकदार होंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन है उत्तराधिकार और क्या है नॉमिनी के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन हो गए उत्तराधिकार। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति जायदाद अगर उसने वसीयतनामा नहीं बनाया तो उस केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो जाता है और हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन 8 के अंदर उत्तराधिकार चुनने का समाधान दिया गया है, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 दिए गए, जिसके अंदर सभी उत्तराधिकारी के बारे में बात किया गया है। अगर क्लास 1 के अंदर जो उत्तराधिकार दिए गए हैं अगर वो नहीं है तो उस केस में क्लास 2 के उत्तराधिकारी को जो संपत्ति जायदाद है वो बराबर में बांटी जाती है। अगर क्लास 2 के जो उत्तराधिकार है वो भी नहीं है तो उस केस में क्लास 3 या फिर क्लास 4 के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन 8 के अंदर जो क्लास दिए गए इसके अंदर कौन उत्तराधिकारी यानी कौन कौन रिलेटिव आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 के बारे में। तो क्लास 1 के अंदर कौन कौन आते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्लास 1 की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी माता क्लास 1 में आती है। इसके अलावा उसकी जो विधवा पत्नी है वो भी क्लास 1 में आती है। उसके दोनों बच्चे, लड़का लड़की, दोनों ही क्लास 1 में आते हैं। अब क्लास 1 की कैटेगरी में और क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये 4 लोग तो हमने आपको बता दिए, मदर, विडो,
सन और डॉटर। अब यहां पर और क्या क्लासिफिकेशन दिया गया है, आइए इसको भी जान लेते हैं। अगर उस व्यक्ति का अगर कोई बड़ा लड़का है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु लड़के की जो पत्नी है और लड़का लड़की अगर उसके हैं तो वो भी आ जाते हैं क्लास 1 के अंदर, यानी आपके पोता पोती भी इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर उस लड़के की अगर कोई बेटी है, डॉटर है, तो उस डॉटर की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में सिर्फ उसकी बेटी आती है लेकिन उसका बेटा नहीं आता। यह क्लास 1 के अंदर दिया गया है। यह हमने बात किया, अगर कोई बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे के बेटी जो है वो यहां पर कवर कर जाती है, बेटे का बेटा जो है वो यहां पर आ जाता है। लेकिन अगर आपकी लड़की है और लड़की की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उस लड़की के जो बेटा बेटी है वो क्लास 1 में आ जाते हैं। अगर उन लड़की और लड़के के भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनके जो बच्चे हैं वो क्लास 1 के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्लास 1 के अंदर वो लोग भी आते हैं जिन लोगों के बच्चे हैं और उन लोगों की अगर मृत्यु हो गई है तो उनके बच्चों के बच्चे जो है वो भी आ जाते हैं। कब आते हैं? जब उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्लास 1 के अंदर दिया गया है। तो क्लास 1 के अंदर ये सभी उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अगर इस क्लास 1 के अंदर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस केस में सरकार देखती है क्लास 2 के अंदर कौन उत्तराधिकारी है। तो क्लास 2 के अंदर कौन से उत्तराधिकारी दिए गए हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं क्लास 2 के उत्तराधिकारी के बारे में। तो क्लास 1 के हमने आपको बताया था माता, पत्नी, बीबी, बच्चे आपके क्लास 1 में है। लेकिन क्लास 2 की अगर बात करें तो अगर आपके पिता है या फिर आपके भाई बहन है, ये क्लास 2 में आते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन आ जाते हैं। तो आपके पिता आ जाते हैं, और अगर आपके पिता के पिता या माता पिता है वो भी आ जाते हैं। आपकी मदर तो क्लास 1 में, लेकिन उनकी जो माता पिता है, उनके जो भाई बहन है वो भी क्लास 2 में आते हैं। आपके पिता के भाई बहन है वो क्लास 2 में आ जाते हैं। इनके अलावा आपके खुद के भाई बहन है तो वो भी क्लास 2 में आते हैं, और उन भाई बहन के अगर बच्चे हैं तो वो भी क्लास 2 में आ जाते हैं। और आपके पिता की विधवा या आपके भाई की विधवा जो है वो भी क्लास 2 में आती है। आपके बच्चे के डॉटर के बच्चे अगर है तो वो भी क्लास 2 में आ जाते हैं। अगर आपकी डॉटर है तो उसके अगर लड़का लड़की है तो उनके अगर बच्चे हैं तो वो भी क्लास 2 में आ जाते हैं। तो क्लास 2 के अंदर ये सभी दिए गए हैं, ये सभी उत्तराधिकारी दिए गए हैं जो क्लास 2 में आते हैं। अगर इन क्लास 2 के अंदर भी कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता तो उस केस में क्लास 3 दिया गया और क्लास 4 दिया गया जो बात करता है एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बारे में। अब क्या है एग्नेट्स और कॉग्नेट्स, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एग्नेट्स वो है, यानी जो व्यक्ति अगर मेल है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ब्लड रिलेशन रिलेटेड अगर कोई रिलेटिव है तो वो क्लास 3 में आ जाएंगे। यानी क्लास 1, 2 के अलावा जो भी अन्य लोग रिलेटिव होंगे वो उनमें एग्नेट्स में आ जाते हैं। और कॉग्नेट्स का मतलब यह है कि अगर कोई मेल व्यक्ति है उसके ब्लड रिलेशन के अलावा भी, यानी उसकी पत्नी के ब्लड रिलेशन में भी है अगर, तो वो भी रिलेटिव क्लास 4 के अंदर आ जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए और वो क्लास 1 और 2 के अंदर नहीं होने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई रिलेटिव है तो वो क्लास 3 या 4 के अंदर आ जाएंगे। तो ये यहां पर क्लास 4 दिए गए हैं। 4 क्लास यहां पर दिए गए हैं जिसके तहत उत्तराधिकारी नियम के तहत यहां पर उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अब आपको बताते हैं बैंक द्वारा जो पैसा खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दिया जाता है, जहां पर सक्सेशन एक्ट भी लागू होता है, सक्सेशन लॉ भी लागू किया जाता है, जहां पर अगर कोई उत्तराधिकारी, अगर क्लास 1 के उत्तराधिकारी अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से ले आते हैं तो बैंक द्वारा बाध्य हो जाती है वो पैसा नॉमिनी को ना देकर उन उत्तराधिकारी को दिया जाता है जो उसके असली हकदार होते हैं या उसके राइटफुल ओनर होते हैं। हो सकता है नॉमिनी भी एक सक्सेशन या लीगल हायरी हो सकता है, लेकिन नॉमिनी पूरा का पूरा पैसा अपने पास नहीं रख सकता। नॉमिनी को अगर पैसा दिया जाता है तो यहां पर नॉमिनी ये बाध्य होता है वो पैसा जो है असले हकदार को देने के लिए। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट यहां पर आप ला सकते हैं जिसके तहत आप बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे, बेनिफिशियरी माने जाएंगे, और आप बैंक द्वारा जो खाता धारक जिसकी मृत्यु है उसका पैसा जो है वो आप ले सकते हैं। यहां पर नॉमिनी को पैसा फिर नहीं
नहीं दिया जाएगा। नॉमिनी एक लीगल हायरी हो सकता है, एक बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा वो अपने पास नहीं रख सकता। उसका कोई हक नहीं है पूरा का पूरा पैसा रखने का। नॉमिनी एक केयरटेकर माना जाता है, नॉमिनी एक ट्रस्टी माना जाता है जो उस पैसे की रखवाली करता है और उसके असली हकदार तक वो पैसा पहुंचाता है। नॉमिनी अपने आप को खुद को उत्तराधिकारी नहीं मान सकता और उस संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं कर सकता, उस पैसों पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। जैसे कि पिता ने अपने बड़े पुत्र को यहां पर नॉमिनी रखा था, तो नॉमिनी सिर्फ वो बड़ा पुत्र जो है वो अपने पास पैसा अगर रख रहा है तो वो यहां पर उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। उसके जो घर में और छोटे बेटे हैं, माता पिता है, उसकी पत्नी है, तो वो भी यहां पर क्लास 1 के अगर अंदर आते हैं तो उस केस में उत्तराधिकारी माने जाएंगे और सक्सेशन सर्टिफिकेट के तहत बराबर में पैसा बांटा जाएगा। यहां पर बड़े बेटे को ही पूरा पैसा नहीं मिलेगा। अब हम आपको अंतर बताते हैं बेनिफिशियरी यानी उत्तराधिकारी जो है, लीगल हायरीज जो है, या फिर नॉमिनी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, बेनिफिशियरी यानी उत्तराधिकारी वो होता है जिसके पास राइट होता है जो भी खाते में पैसा जमा पड़ा है, फंड है, उसको क्लेम करने के लिए। जब भी कोई भी इवेंट होता है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, जो भी फंड पड़ा है, पैसा पड़ा है, वो उसको रिसीव करता है। लेकिन नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिस पर यह जिम्मेदारी दी जाती है, खाता धारक द्वारा उसको डेजिग्नेटेड किया जाता है यानी नियुक्त किया जाता है। प्रॉपर्टी असेट ट्रांसफर जो किया जाता है वो उसको रिसीव कर सकता है, ये उसको राइट दिया जाता है रिसीव करने का। रोल की बात करें तो यहां पर जो बेनिफिशियरी है उसका राइट होता है क्लेम करने का, जो भी असेट उसको ट्रांसफर की जा रही है, जो भी फंड उसको दिया जा रहा है वो उसको क्लेम कर सकता है। लेकिन जो नॉमिनी है वो वहां पर ट्रस्टी के रूप में काम करता है, वो एक रखवाले के रूप में काम करता है, यहां पर वो लीगल हायरिस के बिहाफ पर काम करता है। ओनरशिप की अगर बात करें तो बेनिफिशियरी यहां पर रिसिपिएंट ऑफ फंड माना जाता है, वो यहां पर ओनरशिप ओन्ड करता है। लेकिन यहां पर जो नॉमिनी है उसके पास ओनरशिप नहीं होती, वो एक ट्रस्टी होता है, वो यहां पर नियुक्त किया जाता है अकाउंट होल्डर द्वारा, जिसके तहत नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है। जो पैसा है, जो फंड है, जो एसेट है, वो ट्रांसफर की जाती है, उस पर ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर नहीं की जाती। तो यहां पर जो डिफरेंशिएट दिया गया है, बेनिफिशियरी कौन हो सकता है और नॉमिनी कौन है, जिसके बारे में यहां पर ये डिफरेंशिएट करके हमने आपको बताया कि नॉमिनी अलग होता है, बेनिफिशियरी अलग होता है, यानी नॉमिनी उत्तराधिकारी नहीं होता। अब जानते हैं नॉमिनी कब उत्तराधिकारी बन जाता है पूर्ण रूप से। हमने यहां पर बात करी कि नॉमिनी का हक हो सकता है, उत्तराधिकारी एक हो सकता है, पर पूरी की पूरी संपत्ति, खाता का पैसा नॉमिनी को नहीं मिलता, ये बराबर में बांटा जाता है। लेकिन 2 केस ऐसे हैं जिसके अंदर पूर्ण रूप से नॉमिनी पूरा पैसे का हकदार हो सकता है। आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन उस व्यक्ति ने मरने से पहले अगर वसीयतनामा लिख दिया और विल लिख दी, तो उस केस में उस वसीयतनामे में या उस विल में अगर उस नॉमिनी का नाम डाला गया है तो उस केस में वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका अधिकार हो जाएगा, यानी जो नॉमिनी है उसकी वो पूरी संपत्ति या जायदाद हो जाएगी। यानी अगर बैंक अकाउंट में नाम नॉमिनी के बड़े बेटे का डाल के रखा है और विल अगर बना दी है और संपत्ति अगर वसीयतनामा अगर बना दिया गया और उसमें भी जो बैंक खाते का जो पैसा है उस बड़े बेटे को देने को कहा है, तो उस केस में पर जो बाकी के जो उत्तराधिकारी है उनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। जो नॉमिनी, जो उत्तराधिकारी जो वसीयतनामे में लिखा गया है, विल में लिखा गया है, वही उत्तराधिकारी माना जाएगा और वही उसकी संपत्ति मानी जाएगी। दूसरे एक्सेप्शन पे जाने से पहले एक केस मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का शताब्दी देवी का, जिसके अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। इस केस में हुआ ऐसा था, जो व्यक्ति था उसने 2 इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी 10-10 हजार रुपए की उस समय में, और ये व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को यहां पर नॉमिनी रखा गया था। लेकिन उस व्यक्ति की माता और उसका एक माइनर चाइल्ड भी था, जिन्होंने कोर्ट के अंदर क्लेम किया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है जो सिर्फ उसकी पत्नी का नहीं है बल्कि उनकी माता का और उनके बेटे का भी हिस्सा इसमें बनता है। सुप्रीम कोर्ट
द्वारा यहां पर लैंडमार्क जजमेंट दिया गया, जिसके तहत यहां पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा था वो बराबर बांटने को कहा गया, यानी सिर्फ नॉमिनी ही उसका असली हकदार नहीं माना गया। लेकिन जिसके बाद इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके अंदर यह कहा गया कि अब नॉमिनी भी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो यह दूसरा एक्सेप्शन है जहां पर यह अमेंडमेंट किया गया इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कि अगर कोई इंश्योरेंस अगर किसी ने लिया है और उसमें नॉमिनी डाला है तो वो नॉमिनी अब बेनिफिशियरी बन जाएगा, यानी नॉमिनी एकमात्र हकदार हो जाएगा। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी उस नॉमिनी को पैसा दे देगी, यानी नॉमिनी यहां पर बेनिफिशियरी होगा, उत्तराधिकारी माना जाएगा, यहां पर वो उसकी ऑनरशिप राइट आ जाएगी। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत इन दो एक्सेप्शन के तहत नॉमिनी पूर्ण रूप से हकदार बन जाता है, पूर्ण रूप से उसका मालिकाना हक बन जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि नॉमिनी को खाता धारक की मृत्यु के बाद बैंक द्वारा जो पैसा दिया जाता है एकमात्र पूर्ण रूप से वो पैसा नॉमिनी का नहीं होता, वो अकेला उसका हकदार नहीं होता। हालांकि वो उत्तराधिकारी हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा पैसा वो अपने पास नहीं रख सकता, अन्य उत्तराधिकारी को भी पैसा जो है बराबर में इसमें बांटा जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में आपको जानकारी दी नॉमिनी और उत्तराधिकारी के नियमों के बारे में कि नॉमिनी को कब यहां पर उत्तराधिकारी माना जाएगा, नॉमिनी को कब यहां पर उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, जिसके तहत डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में दी है। तो बैंक द्वारा अब कभी भी अगर पैसा दिया जाता है तो अगर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट जो है वो यहां पर जमा करते हैं तो उस केस में नॉमिनी को पैसा ना देकर यहां पर जो बैंक है, जो बेनिफिशियरी है, जिनका लीगल राइट है, जिनका लीगल ऑनरशिप है, उनको यहां पर पैसा देती है। यानी जिनकी ऑनरशिप है, जो उत्तराधिकारी है, उनको यहां पर पैसा जाता है। अगर विल या वसीयतनामा बना है तो उस केस में नॉमिनी अगर वहां पर है तो उस केस में उस पे पूरा का पूरा हक पूर्ण रूप से नॉमिनी का हो जाता है। तो दोस्तों नॉमिनी रिलेटेड ये डिटेल यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या दिक्कत ना हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।